हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये आपका करंट अफेयर का नया वीडियो है। 2 दिन से स्वास्थ्य नहीं ठीक होने की वजह से मैं लगातार वीडियो नहीं ला पा रहा था, बट अब आपके कंटिन्यू आएंगे तो देखेंगे कि पिछले 1-2 दिन में कौन सी घटनाएं घटी हैं। तो यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न है कि किस दिन पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है? 30 जुलाई, 31 जुलाई, 1 अगस्त या 2 अगस्त? तो देखिए यहाँ पर ये 1 अगस्त को मनाया जाता है। 1 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए प्रेरित करना है और इस एडवेंचर के बारे में बताना है। पर्वतारोहण केवल एक एडवेंचर एक्टिविटी नहीं बल्कि एक फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए भी फायदेमंद होता है। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं कि जो पर्वतारोहण से बात आई है, तो देखिए विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो माउंट एवरेस्ट है। क्या है? माउंट एवरेस्ट है। ठीक, तो ये आपको मिलेगा नेपाल में मिलेगा और इसकी हाइट जो है 8848.86 मीटर है। तो ये याद रखिएगा, लोग 8848 या 50 पे छोड़ देते हैं, बट एग्जैक्ट हाइट जो है 8848.86 मीटर है। अभी आपका यूपीपी एग्ज़ाम होगा और एसएससी के एग्ज़ाम्स होंगे, तमाम जगह पर ये हाइट पूछी जा सकती है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं। तो ये कुछ पॉइंट एडिशनल आप ऐड कर लीजिए। बाकी यहाँ पर इंग्लिश में है, तो जो दोस्त लोग इंग्लिश में देखना चाहते हैं वहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर इसको लिख सकते हैं। अगला है कि भारत हाल ही में एल्युमिनियम उत्पादन करने वाला कौन सा सबसे बड़ा देश बन गया है? मतलब पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो एल्युमिनियम क्या है भाई? देखिए दूसरा देश बना है और एल्युमिनियम का जो ओर है वो बॉक्साइट है, कोरेंडम है। तो उससे ये ओर हैं, और उसमें इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं, उससे फिर प्योर एल्युमिनियम निकाला जाता है। वित्त वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड एल्युमिनियम उत्पादन स्तर पहुंचने के बाद भारत विश्व में दूसरा प्रमुख देश बन गया है। भारत में लौह और चूना पत्थर जैसे खनिजों के वित्त वर्ष 2024-25 में पहली तिमाही में मजबूत वृद्धि। देखिए तिमाही का मतलब यहाँ पर क्वार्टर में बांटा जा रहा है, 3-3 करके 4 क्वार्टर में, तो दैट इज़ द तिमाही। ठीक है, अगला यहाँ पर हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न, स्वप्निल कुसाले ने किस खेल से संबंधित हैं जिन्होंने हाल ही में ओलंपिक के लिए तीसरा कांस्य पदक जीता है? देखिए 2 ब्रॉन्ज तो जीते हैं, एक तो मनु भाकर ने और उनके साथ जो शूटिंग पार्टनर हैं उन्होंने जीता है, और साथ में यहाँ पर स्वप्निल कुसाले ने जीता है। तो स्वप्निल कुसाले ने किस में जीता है? शूटिंग में ही जीता है। तो भारतीय निशानेबाजी टीम ने 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए तीसरा पदक जीता है। और महाराष्ट्र के ये स्वप्निल कुमार 1 अगस्त 24 को यहाँ नेशनल शूटिंग सेंटर में खेले गए पुरुषों के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में फाइनल में कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न है, अश्विनी पोनप्पा किस खेल से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है? टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, तैराकी है। इनका ये आखिरी वर्ल्ड कप था। तो ये अश्विनी पोनप्पा यहाँ पर बैडमिंटन, नॉट शूटिंग, बैडमिंटन है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ गया था ये बैडमिंटन से खिलाड़ी हैं। और सॉरी, इनके संन्यास की घोषणा उनके साथी तनिषा क्रिस्टो के साथ पेरिस ओलंपिक में महिला युगल में अपने अंतिम समूह सी मैच में हारने के बाद किया। ठीक है, तो और अश्विनी पोनप्पा को ज्वाला गुट्टा के साथ अपनी सफल साझेदारी के लिए जाना जाता है। ज्वाला गुट्टा भी बैडमिंटन प्लेयर रही, तो इनके साथ खेलती थी। ठीक है, तो उसके बाद से यहाँ पर इन्होंने इस बार संन्यास की घोषणा कर दी है। तो ये इंग्लिश का है, तो मैं इंग्लिश को स्किप कर देता हूँ, बस आप वहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर या पॉज कर देख सकते हैं। विश्व शिल्प शहर प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का चौथा शहर कौन सा है? विश्व शिल्प शहर जो प्रमाण है क्राफ्ट के लिए, तो कश्मीर, जैसलमेर, सूरत, कोलकाता। तो इसमें क्या हो जाएगा? कश्मीर। भारत के स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर को विश्व का शिल्प शहर प्रमाण पत्र दिया गया। यह उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा शहर है। कश्मीर शहर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में आयोजित एक समारोह में वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का प्रमाण पत्र दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कश्मीर आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किसने महिला उद्यमिता कार्यक्रम लॉन्च किया है? कि हु हैज़ लॉन्च द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम विद द एम ऑफ एम्पावरिंग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप? तो यहाँ पर है नीति आयोग, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, शिक्षा मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय। तो यहाँ पर है एनएसडीसी। तो यहाँ पर उससे पहले मैं कुछ बात कर लूँ। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसको मैंने बताया ही है। ठीक है, और डॉक्टर सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं। प्राइम मिनिस्टर इसके अध्यक्ष होते हैं, या कह सकते हो कि एक्स ऑफिसर चेयरमैन यानी पदेन अध्यक्ष कह सकते हो आप। जनवरी 2015 में 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग की जगह नीति आयोग बना। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, पहले प्लानिंग कमीशन था, उसकी जगह पर नीति आयोग बना था। शिक्षा मंत्रालय पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय था। ठीक है, तो
MHRD मिनिस्ट्री था, यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, यानी शिक्षा मंत्रालय को पहले हम उस नाम से भी जानते थे। अब बात करते हैं इस आंसर की। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, इंटरप्रेन्योर का मतलब है जो अपना पैसा लगाकर कोई उद्यम या कोई काम शुरू करते हैं, दैट इज़ द इंटरप्रेन्योर। यह कार्यक्रम उन विशिष्ट चुनौतियों को समाधान करने के लिए बनाया जाता है जिनका सामना महिला व्यवसाय शुरू करने और उसको बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा NSDC हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किसे राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द नेशनल हाउसिंग विभूति भूषण नायक, संजय कपूर, मनोज मित्तल या संजय शुक्ला? तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर संजय शुक्ला। नेशनल हाउसिंग बैंक ने संजय शुक्ला को आधिकारिक तौर पर प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। इससे पहले वह सेंट्रल होम फाइनेंस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और CEO थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविलियन सेवा का हाल ही में कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? ठीक है, तो यहाँ पर आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर सिविलियन सर्विस की बात हो रही है। 80th है, 81, 82 या फिर 83? यहाँ पर हो जाएगा 83। 1 अगस्त को हर साल सशस्त्र सेना मुख्यालय नागरिक सेवाओं का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1 अगस्त 24 को नई दिल्ली में सशस्त्र सेना मुख्यालय AFHQ नागरिक सेवाओं का 83वां यहाँ पर क्या है कि स्थापना दिवस मनाया गया है। AFHQ दिवस हर साल उन कर्मियों की भूमिका को पहचाना जा सके जो मुख्य रूप से 3 एकीकृत सेवा मुख्यालयों में सेवा कर्मियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते थे। अगला है तरंग शक्ति 2024 नामक भारत का पहला बहुराष्ट्रीय वायु सेनाभ्यास। पहली बात तो देखिए एयरफोर्स का है, बहुराष्ट्रीय मतलब कई कंट्री आई हैं। तरंग शक्ति का है तो राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा या तमिलनाडु? तो यहाँ पर हो जाएगा तमिलनाडु। भारत 6 से 14 अगस्त तक तमिलनाडु के सुलार में अपने बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का आयोजन करेगा। ये 2 चरणों में होगा। 6 से 14 तक तमिलनाडु के सुलार में किया जाएगा और 30 देश भाग लेंगे और 30 देश के लड़ाकू विमान इस अभ्यास में शामिल होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट रख लीजिए, ऐसे प्रश्न आने ही आने हैं क्योंकि ये बड़ा इवेंट है जो इंडिया ऑर्गेनाइज करेगा और इसमें वर्ल्ड के 30 कंट्रीज़ आ रही हैं जो अपने फाइटर प्लेन्स लेकर आके यहाँ पर एक्सरसाइज करेंगे। अगला प्रश्न है, अंशुमान गायकवाड़ का हाल ही में निधन हो गया और वो कौन थे? राजनेता, वैज्ञानिक, क्रिकेटर या समाज सेवक? तो यहाँ पर जो अंशुमान गायकवाड़ थे वो क्रिकेटर थे। हाल ही में भारतीय कोच अंशुमान गायकवाड़ का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज रहे और 1975 से लेकर 1987 तक क्रिकेट खेला, 40 टेस्ट और 15 वनडे खेले और टीम इंडिया के कोच भी रहे और इंडिया के कोच की जिम्मेदारी उन्होंने 2 बार संभाली थी। ठीक है, तो यहाँ पर अंशुमान गायकवाड़ जी का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका पूछा जाएगा किससे संबंधित है, SSC हो या RO हो। SSC में तो खासकर ये सब इसके ऐसे फिक्स क्वेश्चन रहते हैं। स्पोर्ट पूछ लेंगे, स्पोर्ट में प्लेयर्स की संख्या पूछ लेंगे या किस खेल से संबंधित है, ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं। अगला है कि कॉलर ऑफ द गिर नामक किताब किसने लिखी? कॉलर ऑफ द गिर, तो यहाँ पर है परिमल नाथवानी, मोहन शर्मा, सुरेखा यादव या फिर अभिमन्यु राठौर? तो यहाँ पर हो जाएगा परिमल नाथवानी, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर A है। तो कॉल ऑफ द गिर नामक किताब राज्यसभा सांसद परिमल नाथवानी द्वारा लिखी गई। इस किताब का पहली प्रति उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को उनके आवास पर एक छोटे से पारिवारिक सभा में भेंट करी और नरेंद्र मोदी ने किताब में एक नोट भी लिखा। प्रधानमंत्री ने गिर में विदेशी पर्यटकों के लिए बुनियादी ढांचे, अब ये मन में आ रहा होगा गिर क्या है। देखिए यहाँ पर ये गुजरात है, गुजरात का ये वाला जो काठियावाड़ वाला क्षेत्र है, यहाँ पर गिर फॉरेस्ट पाए जाते हैं। गिर फॉरेस्ट फेमस है एशियाटिक लॉयन के लिए, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है और गिर फॉरेस्ट, वहीं पर गिर नेशनल पार्क भी है गुजरात में। तो ये आपका एक GS का प्रश्न भी तैयार हो गया दोस्तों। तो गिर नेशनल पार्क गुजरात में पड़ेगा। अगर ये पूछे एरिया कौन सा, तो ये काठियावाड़ है। गिर पहाड़ के पास वहाँ पर एक और हिल है, मांडव हिल भी मिलती हैं, वहीं पर आपको नेशनल पार्क मिलेगा। कॉल ऑफ द गिर परिमल नाथवानी एक ऐसी कॉफ़ी टेल बुक है जो कि दुनिया भर के प्रसिद्ध प्रकाशक किग्रॉग ने प्रकाशित करी है। इनका पब्लिकेशन की बात हो रही है यहाँ पर, किग्रॉग। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किसे हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचे के तहत आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? चाइना, साउथ कोरिया, भारत या फिर सिंगापुर? तो यहाँ पर भारत आंसर हो जाएगा। भारत को इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के लिए यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी के तहत सप्लाई चेन काउंसिल का उपाध्यक्ष चुना गया है। अमेरिका इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क
फॉर प्रॉस्पेरिटी का अध्यक्ष है। यह नियुक्ति इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक लचीली आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है। देखिए, आप अगर शुरुआत से देखेंगे तो जो अमेरिका है वो इंडो पैसिफिक जोन को, इंडो मतलब यहाँ पर इंडियन ओशन और पैसिफिक में अपना प्रभुत्व भी चाहता है ताकि चाइना जैसे देशों को काउंटर भी किया जा सके। तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर वो चाइना के समक्ष वहाँ पर खड़ा हो सकता है या उसको उतनी टक्कर दे सकता है इकोनॉमी के मामले में और भी साइंस एंड टेक के मामले में भी। तो धीरे धीरे इंडिया ग्रोथ की तरफ ही बढ़ रहा है। अगला है, निम्न में से किस दिन वर्ल्ड वाइड वेब दिवस मनाया जाता है? 30 जुलाई, 31 जुलाई, 1 अगस्त या 2 अगस्त? तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अगस्त हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस प्रतिवर्ष 30 जून को यहाँ पर मनाया जाता है। ये लोकतांत्रिक शासन के संसदों की भूमिका का जश्न मनाया जाता है और राष्ट्रों के बीच शांति और यहाँ पर समझ पर प्रकाश डालता है। ठीक है, इसकी थीम याद कर लीजिए, पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी बिल्डिंग ब्रिज फॉर द पीस एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। अगला प्रश्न है, जमशेदजी टाटा कॉरपोरेशन सक्सेस के लिए पावरफुल लर्निंग नामक पुस्तक गोपाल कृष्णन ने किसके साथ मिलकर लिखी है? जमशेदजी टाटा कॉरपोरेशन सक्सेस के लिए पावरफुल लर्निंग, तो सुदीप्त सेन गुप्ता, हरीश भट्ट या सुधा मूर्ति या अश्वनी शाह? तो यहाँ पर सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी हुई बुक है। आर गोपाल कृष्णन और हरीश भट्ट द्वारा लिखित कारपोरेट सफलता के लिए शक्तिशाली शिक्षा जमशेदजी टाटा के उद्यमिता और यहाँ पर पहल करती है। यहाँ पर जो है ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर सुधा मूर्ति होगा। यहाँ पर आर गोपाल और हरीश भट्ट यहाँ पर ये थोड़ा सा इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए अगले पर बात करते हैं। कितने स्थलों को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची स्थल में जोड़ा गया है? 24, 26, 28 या फिर 42? तो यूनेस्को में 42 हैं और यहाँ पर है 2023 में कर्नाटक के 12वीं सदी, ये कुछ अलग मतलब ये जो है होयसल मंदिर ये 2023 में शामिल किया गया था। शांति निकेतन ये मैंने पढ़ाया था जब जनवरी फरवरी के मंथ में ही मैंने ये चीज़ पढ़ाई थी। होयसल कर्नाटक में है, शांति निकेतन बंगाल में है। 2021 में अब ये टोटल बता रहे हैं तो उसमें से लेटेस्ट कौन जुड़े हैं वो यहाँ पर बात करना है। तो हड़प्पा का धौलावीरा भारत का 40वां बना था। ठीक है, और यहाँ पर जो था तेलंगाना के वरंगल पलमपेट में रुद्रेश्वर मंदिर, रामप्पा मंदिर जिसको कहते हैं, ये भी शामिल हुआ था। तो ये लेटेस्ट 4 हैं, यानी कि 38, 39, 40, 41 और 42। अगला है, निम्न में से किसे आर्मी मेडिकल सर्विस की पहली महिला निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? अतीका मीर, सुप्रीता सिटी, साधना सक्सेना नायर और सुजाता सौनिक? तो यहाँ पर आर्मी मेडिकल सर्विस के लिए पहली महिला महानिदेशक साधना सक्सेना नायर को चुना गया है। यूपी के प्रयागराज की एक और बेटी ने डीजी AFMS बनकर मान बढ़ाया है। सेंट मैरीज कॉन्वेंट में पूरा छात्रा साधना सक्सेना आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज की पहली महिला महानिदेशक बनकर यहाँ पर देश का मान बढ़ा रही हैं। अगला है, हाल ही में पूर्व सैनिकों के स्वास्थ्य लाभ की सुविधा के लिए किसके द्वारा सेहत टेली परामर्श शुरू किया गया है? सीमा सुरक्षा बल, भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना या भारतीय नौसेना? ठीक है, तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या BSF? तो पूर्व सैनिकों के स्वास्थ्य लाभ के लिए यहाँ पर गलत है, भारतीय सेना है, नॉट सेंट्रल रेलवे। ठीक है, भारतीय सेना है यानी इंडियन आर्मी। टेली परामर्श शुरू किया है जिससे भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्वास्थ्य देखभाल सेवा में सुधार होगा और भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना ने 30 जुलाई 2024 को इलेक्ट्रॉनिक सेवा, ई स्वास्थ्य सहायता और टेली परामर्श का मॉड्यूल यहाँ पर शुरू किया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है जिसमें बिजली उत्पादन करने के लिए पवन टरबाइन स्थापित किए गए हैं? तमिलनाडु, केरल, राजस्थान, उड़ीसा? तो पेरियार जो है आपको देखने को मिलेगा केरल में। पेरियार नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत के केरल राज्य के पथानामिट्टा और इडुक्की जिलों में एक संरक्षित क्षेत्र है। हाथी और बाघ अभ्यारण्य है और ये एरिया लिखा है तो वो उतना आपको याद नहीं करना है, बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि केरला में है और कौन से जानवरों के लिए है। तो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों ही है यहाँ पर। अगला है, मृदु पवन दास को हाल ही में किस देश के भारतीय उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? रवांडा, सऊदी अरब, यमन और यूक्रेन? तो मृदु पवन दास यहाँ पर है रवांडा। विदेश मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि मृदु पवन दास जो वर्तमान मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं उनको रवांडा गणराज्य में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। मृदु पवन गुवाहाटी रिफाइनरी के सेवानिवृत्त वरिष्ठ लेखाधिकारी लेफ्टिनेंट कमल दास और लवन्या दास के सबसे बड़े बेटे। मतलब ये एक अलग से पॉइंट है बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पहला इंपॉर्टेंट है। जैविक कृषि विश्वविद्यालय की आधारशिला किस पूर्वोत्तर राज्य में रखी गई है?
मेघालय, सिक्किम, असम और मणिपुर। तो जैविक कृषि विश्वविद्यालय सिक्किम, देखिए भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट यही है। कौन सा? सिक्किम, सॉरी फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट यही है, क्योंकि ये पहले ही बना था। तो इस वजह से यहाँ पर सिक्किम में जैविक कृषि की आधारशिला, यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी और यहाँ के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने रखी है। जैविक खेती से संबंधित विषयों पर शिक्षा के उत्कृष्ट केंद्र बनने जा रहा है। सिक्किम विधानसभा ने इस साल की शुरुआत में सिक्किम जैविक कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 2023 पारित किया था। मतलब बिल पिछले साल आया था बट पारित हुआ, तो उस जिसकी जानकारी यहाँ पर आपको मिली है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आज का करंट अफेयर का वीडियो हुआ। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि डेली वीडियो आए, और स्वास्थ्य कारणों से अभी नहीं आ रहा था 2-3 दिन से, तो हम लोग यहाँ पर करंट अफेयर के देखें। साथ में जीके जीएस के वीडियो लगातार आ रहे हैं। तो जो बच्चे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का री एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एसएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, या यूपी में यूपी ट्रिपल एससी की जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा, सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ही मैं लगातार वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय।